द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? अनेकों राजा राजवंश जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट अशोका, चोलास, मुगल्स, मराठास और न जाने कितने ही और महान भारतीय राजवंश हमारे ख्याल में आते हैं। और भारत के इसी विशाल विविधता से भरे इतिहास के कारण हमें यह बातें समझने में काफी उलझने होती हैं कि भारतीय इतिहास में किस किस समय पर अलग अलग राजवंशों का शासन रहा और किस तरह उन्होंने भारत की परंपराओं का विस्तार किया। तो आज हम अपने इसी भारतीय इतिहास को एक टाइमलाइन चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय इतिहास को आसानी से समझने के लिए इसे मुख्यतः 3 फेजेस में बांटा जा सकता है। पहला है एंशिएंट इंडिया, दूसरा मेडिवल इंडिया और तीसरा है मॉडर्न इंडिया। पर अभी हम फोकस करेंगे एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के इतिहास पर। एंशिएंट यानी प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है 2600 बीसी में शुरू हुए सिंधु घाटी की सभ्यता से। पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत के इसी भाग में लोग समूह में रहते थे, बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में नागास, ईस्ट में सैंथल्स, सेंट्रल में भील्स गोंड्स और साउथ में टोडास जैसी जनजातियां पहले से रहा करते थे, जिनके सबूत आज भी उन जगहों पर 30,000 साल पहले पत्थरों पर बनाए गए चित्रकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। करीब 7 सदी तक फलने फूलने के बाद 1900 बीसी में भारत की यह सबसे सफल सभ्यता प्राकृतिक कारणों से खत्म हो जाती है और फिर शुरू होता है वह दौर जब भारत में पहली बार राजवंश अस्तित्व में आते हैं। भारत के इस मगध इलाके पर सबसे पहले बृहदत्त नामक व्यक्ति ने अपना दबदबा बनाया और करीब 900 सालों तक बृहदत्त का राजवंश यहाँ शासन करता रहा। लेकिन इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान 1500 से 1200 बीसी के बीच हिंदू धर्म से जुड़े वेदों की रचना भी की गई थी। यह वही वेद थे जिनसे प्रेरित होकर भारत के अलग अलग हिस्सों में लगभग 600 बीसी के आसपास 16 महाजनपद यानी शहरों का निर्माण हुआ, जिनमें से एक यह मगध भी था। मगध पर 1700 बीसी से 800 बीसी तक बृहदत्त राजवंश का कब्जा रहा और फिर कई डायनेस्टीज बदलने के बाद बिंबिसारा नामक राजा ने अपनी हर्यंका राजवंश की शुरुआत की। हर्यंका के बाद आया नंदा और नंदा साम्राज्य के आखिरी राजा धनानंद को युद्ध में हराकर चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी में राजा बने। भारत के सबसे बड़े राज्य मगध जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से एक के बाद एक भारत के अधिकतर हिस्से को अपने अधीन कर लिया और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला राजा माना जाता है, क्योंकि यही वो राजा थे जिन्होंने पहली बार भारत के अधिकतर हिस्से पर शासन किया था। मौर्य साम्राज्य ने भारत पर 321 बीसी से 185 बीसी तक राज किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पोते द ग्रेट अशोका मुख्य राजा थे, क्योंकि अशोका प्रसिद्ध थे अपने अच्छे राज व्यवस्था के लिए। अब दक्षिण भारत में मौर्यंस का कब्जा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पल्लवास, चोलास जैसे लोकल अर्ली डायनेस्टीज का वर्चस्व था। बढ़ते समय के साथ ही भारत पर राज कर रहा मौर्य साम्राज्य का भी अंत 185 बीसी में हो गया और फिर 185 बीसी से लेकर 220 एडी यानी 300 साल के अंतराल में भारत में सुंगा, कानवा, इंडो ग्रीक्स जैसे और राजवंश छोटे समय के लिए शासन करते रहे। वहीं दक्षिण भारत में भी चोला, चेरा, पांड्यास जैसे कई राजवंश शासन कर रहे थे, जिनके द्वारा बनाए गए हैरतअंगेज वास्तुकला मंदिरों के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। एक के बाद एक भारत में राजवंशों का पतन चालू रहा और मौर्यंस के बाद भारत का दूसरा बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ गुप्तास का, जिसको शुरू किया श्री गुप्त ने 319 एडी में मगध पर अपना झंडा फहराकर। और ठीक मौर्यंस की तरह गुप्त साम्राज्य ने भारत की बड़े हिस्से पर 200 सालों से अधिक राज किया। गुप्तास के इसी दौर को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इनके शासन के दौरान भारतीयों ने साहित्य, कला, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में बहुत सफलताएं अर्जित की थी। और गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के साथ ही शुरू होता है भारत के इतिहास का दूसरा फेज यानी मेडिवल इंडिया का इतिहास। मेडिवल इंडिया का घटनाक्रम है 700 एडी से 1857 एडी तक, जहां 7वीं शताब्दी में पहली बड़ी घटना होती है भारत में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से। अरब से आए मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर हमला कर वहां के राजा दाहिर को मारकर सिंध पर कब्जा कर लिया। वहीं गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में बहुत से छोटे राजवंश आते जाते रहे, जिनमें मुख्य थे प्रतिहार, पाला, राष्ट्रकूट जैसे साम्राज्य, जिन्होंने 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उत्तर और मध्य भारत की बागडोर संभाली। लेकिन इस 5 सदी के दौरान मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर अफगानिस्तान से आए 2 और लुटेरों ने आक्रमण कर यहाँ से धन लूटना चाहा, जिसमें सन 1000 में आया मोहम्मद गजनी, जिसने पेशावर के राजा राजपाला को हराकर पंजाब को अपने अधीन कर लिया। और दूसरा था मोहम्मद गौरी, जिसका पाला पड़ा अजमेर के राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान से, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को लगातार
लगातार 16 बार युद्ध में हराया। लेकिन इसके बावजूद उत्तर भारत में धीरे धीरे मुस्लिम आक्रांताओं का वर्चस्व बढ़ने लगा और इन सभी ने तलवार की नोक पर भारत में इस्लाम और सूफिज्म को बढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन इन सभी आक्रांताओं से अभी अछूता था दक्षिण भारत, क्योंकि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक यहाँ चोलास का मजबूत साम्राज्य था और इनका यह साम्राज्य दक्षिण भारत के अलावा आज के बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक फैला था। 12वीं शताब्दी के बाद दिल्ली उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। जिस तरह प्राचीन इतिहास में मगध के पाटलिपुत्र शहर पर अपना झंडा फहराना भारत पर उनका शासन दिखाता था, ठीक वैसे ही अब दिल्ली पर झंडा फहराना भारत पर हुकूमत का संदेश देता था। 1206 से 1526 तक दिल्ली पर 5 अलग अलग सल्तनतों की हुकूमत रहे। ममलूक सल्तनत से लेकर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ने भारत के अधिकतर हिस्सों पर दिल्ली से राज किया। पर इसके अलावा बहुत से आजाद राज्य भी थे जो उनके अधीन न हुए और लगातार इनसे युद्ध करते रहे। लेकिन 1526 में भारत में आते हैं मंगोलों की औलाद मुगल्स, जिसके सुल्तान बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 5 सल्तनतों के बाद मुगल्स छठा मुस्लिम सल्तनत था, जिसने भारत पर सबसे लंबे समय तक करीब 200 सालों तक हुकूमत की। पर दक्षिण भारत में मुगलों को भी खदेड़ने का काम किया विजयनगर साम्राज्य ने। 12वीं शताब्दी तक चोलास के राज के बाद दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ और उन्होंने अंग्रेजों के आने तक यानी 17वीं शताब्दी तक शासन किया। लेकिन उत्तर भारत में कई ऐसे महान राजा थे जिन्होंने मुगलों की हुकूमत को स्वीकार न करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जैसे कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज। मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप सिंह ने 1576 में अकबर को हल्दी घाटी की लड़ाई में हराकर अपने मेवाड़ से मुगलों की हुकूमत खत्म कर दी। मेवाड़ मुगलों के लिए बाहरी देश से व्यापार के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जगह था, जिसे मुगलों को कैसे भी जीतना ही था। लेकिन लाखों की फौज लिए अकबर को भी महाराणा प्रताप की बहादुरी के सामने झुकना पड़ा। वहीं मुगलों के लिए दूसरी बड़ी चुनौती उभर कर आई 16वीं शताब्दी में मराठास के रूप में। वैसे तो उस समय महाराष्ट्र मुगलों के ही अधीन था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने इसका विद्रोह कर मुगलों को खदेड़ना शुरू कर दिया। 1659 में प्रतापगढ़ जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में उनके पुत्र संभाजी महाराज ने एक एक कर मुगलों को उत्तर भारत के हर एक राज्य से खत्म कर दिया। अब 17वीं शताब्दी तक मराठास ने और भी हिंदू राजाओं की मदद से अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। और फिर कहानी में दाखिल होते हैं अंग्रेज, जो भारत तो आए थे व्यापार के बहाने, लेकिन अंग्रेजों ने करीब 100 सालों तक हम पर अपनी हुकूमत की। और यह है हमारे भारत का इतिहास, जहां अनेकों महान राजा हुए, अनेकों महान सभ्यता संस्कृति पनपी, लेकिन बाहरी आक्रमणकारियों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश को लूटा, अपनी मर्जी थोपी और भारत की संस्कृति को बहुत हद तक मिटा दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।